जय हिंद बच्चों। अभ्यास प्रश्न पत्र 3 आपके सपोर्ट मटेरियल से गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को, और इसके प्रैक्टिस पेपर से बहुत कुछ आपके एग्जाम में आता है। इसका प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो इसमें अनसॉल्व है। आपको इसमें सॉल्यूशंस नहीं दे रखे हैं, कैसे होगा ये, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण x² + 3x - 10 = 0 के मूल बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है x² + 3x - 10 = 0। इसके मूल आपको बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो आपके पास में क्या रूट होंगे इसके? सबसे पहले जब हमें रूट निकालना है तो हम ये देखेंगे कि अगर हम इसे गुणनखंड विधि से करते हैं तो इन दोनों का गुणनखंड माइनस करने पर आए 3 और गुणा करने पर आए 10, तो 5 दूनी 10 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x² + 5x - 2x - 10 = 0। देखिए 5 में से 2 गए तो 3x बचा। गुणनखंड विधि एक ऐसी विधि है जिसे आप हर स्टेप पर चेक कर सकते हो। यहां पर देखिए इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x + 5 आपके पास बच गया, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस का 2 कॉमन ले लिया और आपके पास में x + 5 बच गया। कैसे? देखिए -2 को x से गुना किया तो माइनस का 2x और माइनस प्लस माइनस 2 × 10 = 0। अब आपके पास में दो फैक्टर बन गए, x - 2 और जो नेक्स्ट बन गया x + 5 = 0। तो यहां से आप x - 2 = 0 कर देंगे और सेकंड x + 5 = 0 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, अब आप इसे लिख देंगे x = हो गया आपके पास में प्लस का 2, माइनस का 2 था, उधर जाकर प्लस का हो गया और इधर हो गया x = -5। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब यहां पर आपको इसके मूल बताने हैं, तो आपके पास में प्लस का 2 और माइनस का 5, ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा आपका, ए ऑप्शन ठीक होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि p और q प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं, और p संख्या q का गुणज है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, p संख्या q का गुणज है। देखो q का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा, q का टेबल मैं बोलूंगा तो मेरे पास एक बार कहीं ना कहीं मेरे पास में p आ जाएगा। समझ गए? जैसे 3 के पहाड़े में क्या है, जो मैं बोलूंगा 12 3 का गुणज है, यानी कि 3 के पहाड़े में 12 आता है। इस तरह से ये बोल रहा है कि p संख्या q का गुणज है, p और q का HCF ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा सोचने की बात है। आपको HCF निकालना है p और q का। देखिए भाई, यहां पर बोल रहे हैं कि q के पहाड़े में p आएगा, तो छोटी संख्या क्या है, q, और दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं। मैं नॉर्मल सा एक ले लेता हूं कि p = एग्जांपल ले रहा हूं 12 है और q = 3 है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो 3 का गुणज क्या है, 12 है। 3 का गुणज पहाड़ा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर HCF दोनों का निकालूंगा तो 3 आएगा। जो सबसे कम गुणनखंड होता है वही तो हमारा HCF होता है, तो यहां पर HCF क्या हो गया आपके पास में, 3। अगर यहीं पर आपको LCM निकालने के लिए बोला होता तब क्या लिखते, तो जो गुणज है वो उसका LCM हो जाएगा, यानी कि 12। तो यहां पर मेरे पास में इसका आंसर होगा Q और यहां पर इसका आंसर होगा मेरे पास P। आपको HCF निकालने के लिए बोला है जो कि C ऑप्शन है, यानी Q, तो आपका C ऑप्शन ठीक होगा यहां पे। ठीक है, C ऑप्शन ठीक होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने की कि अगर आपको LCM निकालने के लिए दिया होता तब आप इसका आंसर P लिखते। समझ गए ना, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। मैंने 4-5 जो है प्रैक्टिस पेपर्स में इस क्वेश्चन को देख लिया है, तो आएगा ही आएगा। LCM पूछ सकता है या HCF पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका फिगर मैं बना लेता हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करवाता हूं। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि AB और PQ समांतर है। ये रही AB और ये समांतर है किसके, PQ के। देखिए आपको तो टिक करना है एक क्वेश्चन एक आंसर पर, बट जब आप प्रैक्टिस उसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। इससे जुड़ा हुआ अगर दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया इसी से जुड़ा हुआ, तो आप उसको कर सके। ऐसा नहीं कि यही आए तो इसी को करूं, क्योंकि मैथ्स है, संख्या बदल दी, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदल गया, आपको शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा उसको, इस तरह से। अब आगे बोल रहा है AB 6 सेंटीमीटर है, PQ 2 सेंटीमीटर है। ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर अंत्य कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि रेखाएं समांतर है। उसके बाद में ये वाला कोण
इस वाले कोण के बराबर होगा 3 डॉट्स। तो तीनों कोण 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 एंगल 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 से हम बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ए समरूपता से ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल, मैंने यहां से शुरू किया है तो मैं यहां से शुरू करूंगा QOP। अब मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो भुजाएं वो समान अनुपात में बराबर होंगी, इक्वल रेशो में इक्वल होंगी। अब देखिए PQ जो है वो बराबर होगा किसके, AB के अनुपात में, अपॉन, अगर मैं यहां से लिखता हूं AB के नीचे ये OB और यहां से मैं लूंगा PO, ठीक है। अब इस अनुपात में मैं इनके मान रख दूंगा, तीसरी भुजा ये और ये मुझे निकालनी नहीं है, मुझे तो OP निकालना है। इसमें मेरे को क्या बोला है, मुझे बोला OP निकालने के लिए, मुझे OP निकालना है, मुझे इसका मान निकालना है, मैं अभी निकाल देता हूं। मेरे पास मेरा OP आ गया, यहाँ पे PO आ गया, मुझे इसी को फाइंड करना है। देखिए PQ कितना दे रखा है, तो PQ आपके पास में 2 है, अपॉन में क्या दे रखा है आपको, मैं इसको OP लिख रहा हूं, इक्वल्स टू AB का मान कितना दे रखा है 6, OB का मान कितना दे रखा है आपको 3, ठीक है, समझ गए आप बात, ठीक है ना। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहां पर आप लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2OP इक्वल्स टू 2 एकम 2, तो OP का इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ गया 2/2 और आंसर आ गया 1, एक अनुपात। आप डायरेक्ट इसको देखकर भी कर सकते थे कि ये 2 तिया 6 चल रहे हैं तो 1 तिया 3 जाएगा, ये देखिए ना भाई, ये 3 पर टेबल पढ़नी पड़ रही है, तो इसको भी तो मैं 1 की करूंगा, 1 तिया 3 होगा तभी तो इसका आंसर होगा 1, और 1 इसमें आपको ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन ठीक रहेगा थर्ड क्वेश्चन का। समझ में आया, कर सकते हैं कैसे, दो बार टेबल आपको तो क्वेश्चन ही करनी है ना, आपको तो टिक करना है, आपको तो टिक करना है। अगर आपको बेसिक चीज समझ में आ रही है कि समरूपता आप सिद्ध कर पा रहे हो, आपने बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, छठे चैप्टर से जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल भी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। 32 शीटें भरनी है आपको, और वो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, वो तब पॉसिबल है जब आपको चीज फटाफट समझ में आए, चुटकियों में समझ में आए, समझ गए। दिमाग बिल्कुल खुला हुआ रहना चाहिए वहां पे। सिमिलैरिटी समझ में आ गई, 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, समझ में आ गया, हाँ जी बराबर बराबर अनुपात में बराबर है, इक्वल रेशो में इक्वल है, बराबर बराबर फटाफट फटाफट कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है cos A इक्वल्स टू 4/5 है, तो tan A फाइंड करना है। अब इसका मान आपको बताना है, तो आप इसकी वैल्यूज डालकर भी कर सकते हैं, वैल्यू नहीं डालनी वैसे भी कर सकते हैं, मैं वैल्यू डाल के कर देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। पाइथागोरस लगा लेते हैं, ट्रायंगल बनाया, और cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस, तो बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूअस क्या हो गया 5, तो ये क्या आ जाएगा अभी निकाल लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर ये 90 डिग्री है, इक्वल्स टू रहेगा 4 का स्क्वायर, और इसको मैं x मान लेता हूं, प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 4 चौक 16, भाई इधर प्लस था इधर जाकर माइनस ले आया, तो मेरे पास में आ गया x स्क्वायर, दोनों को माइनस किया 9 हो गया, इक्वल्स टू में x स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया रूट में 9, और x इक्वल्स टू क्या बच गया मेरे पास 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब आप मुझे बता सकते हैं कि tan a का वैल्यू मेरे पास क्या होगा 3/4, भाई परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं होता, तो 3/4 आ गया ना, तो इजी क्वेश्चन था 3/4, बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 90 डिग्री है की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बोल रहे हैं जिसका कोण 90 डिग्री है, तो यहां से ये 90 डिग्री हो गया, और आपको चाप की लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है यहां से लेकर यहां तक। इसको मैं O मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, ठीक है। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, आपने लिख दिया 2πr, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए θ/360 से, ये आपकी चाप की लंबाई का है। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, एरिया निकालना होता, तो θ/360 तो रहेगा, यहां की जगह πr² हो जाएगा,
वृत्त का क्षेत्रफल लगा दोगे। बस आपको कुछ नहीं करना, थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपके पास में सारी वैल्यूज हैं। थीटा की वैल्यू 90 है, अपॉन में 360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7, और आर आपको दे रखा है 14। सब कुछ आराम से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 2 इस बार में 2 बार में, और ये वाला 2 इस 2 से कट गया। आपके पास आंसर आ गया ओनली 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ए ऑप्शन ठीक रहेगा 5th क्वेश्चन का। साहब जी समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है ना? विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू, एंड विद प्रैक्टिस यू कैन डू। हाँ जी 6th क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शिखर, देखिए जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं समझ आपको समझ में आना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फटाफट समझ में दिमाग में आना चाहिए। 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, फटाफट पता लगा। कह रहा है यदि एक मीनार के शिखर का इसके पाद से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है इस तरीके से, आपको 60 डिग्री दे रखा, आप यहां बना दीजिए। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है 75 मीटर की दूरी पर, यहां से इसकी दूरी 75 मीटर की है, और आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसको फाइंड करना है। मैंने मान लिया ए बी जो है वो मीनार है और बी सी जो है वो दूरी है। अब मेरे को ये फाइंड करना है, मुझे ये दे रखा है, मैं 10 का यूज कर सकता हूं। मैंने लिख दिया 10c, यहां से देख रहा हूं ना मैं, 10c इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 10c क्या है? 1060 है, तो 1060 इक्वल्स टू व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए बी, नहीं दे रखा, फाइंड करना है। और बीसी क्या है? 75। 1060 कितना होता है? √3 होता है, तो आपने डाल दिया √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 75। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास ए बी का मान आ गया कितना? 75 √3 और मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 6th क्वेश्चन समझ में आया। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² + x - 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो 1/अल्फा और 1/बीटा किसके बराबर है? हाँ जी, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -1, यही रहेगा हमारे पास। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना तो समझ में आ गया। अब आपको दे रहा है ये यहां से 1/b और ये हो गया। हाँ, आप क्या करेंगे? abc का मान आपके पास में आ गया। अभी ये देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमें लग रहा था हार्ड है बट इजी है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मैं इसको क्या कर रहा हूं? सॉल्व कर रहा हूं। मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया? देखिए अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा ऊपर चला गया, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा चला गया। समझ में आया? सॉल्व कर दिया, यही सॉल्यूशन हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, और -b का मान कितना है? तो -1 है, क्योंकि b का मान प्लस b का मान +1 है तो -b का मान -1 रहेगा, और a का मान आपके पास में 1 है। समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/1 यानी कि -1 हो गया, और अल्फा बीटा का मान कितना है गुना करने पर? तो c/a होता है। c का वैल्यू कितना है? -1 है। a का वैल्यू कितना? तो ये भी आ गया -1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास में क्या आंसर आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1, और अल्फा बीटा क्या है? वो भी -1 है आपके पास। नहीं समझ में आया? देखिए भाई मैंने पहले इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकाला, वो होता है -b/a। -b का वैल्यू कितना है? -1 है। a का वैल्यू कितना है? 1 है, मेरे पास -1 आ गया। मैंने अल्फा बीटा क्या होता है? c/a होता है। c का वैल्यू कितना है? -1 है। a का वैल्यू 1 है, मेरे पास फिर से -1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा -1, और माइनस से माइनस कट हो गया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1। द ऑप्शन इज ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए क्वेश्चन पे कई बार आपको जो निकालना है उसको भी फाइंड करना होगा, हल्के में नहीं लेना किसी भी चीज को। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 20 व्यक्तियों के समूह में 5 व्यक्ति तैर नहीं सकते। यदि एक व्यक्ति को यादृच्छा चुना जाता है तो उसके तैर सकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का सवाल है, बोल रहा है कुल 20 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो तैर ही नहीं सकते, तो आपको ज्ञात करना है कि तैरने वाले जो तैर सकते हैं
उनकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए भाई, कुल व्यक्ति कितने हैं, 8वां क्वेश्चन, कुल व्यक्ति हैं 20, जिसमें से 15 तैर सकते हैं। तैर सकने की प्रायिकता निकालनी है। नहीं तैर सकने की प्रायिकता होती तो 5/20 होता। तैर सकने की प्रायिकता है इसलिए 15/20 है। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20। आपका आंसर होगा 3/4 और इसके अंदर ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में बना देता हूं इस क्वेश्चन की, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र पर वृत्त पर PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण AOB ये जो कोण है ये 95 डिग्री है, 95 डिग्री है, तो ABQ ज्ञात कीजिए। आपको ABQ ये जो बाहर का कोण है ये निकालना है आपको। देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये x हुआ और ये भी x हुआ, दोनों कोण x हुए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैं लिख सकता हूं x प्लस x प्लस 95, x प्लस x प्लस 95, 180 डिग्री हुआ। मेरे पास में ये हो गया 2x इक्वल्स टू 180 माइनस का 95 और 2x इक्वल्स टू 95 में से x निकाल दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 85 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास में 85 अपॉन में 2, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10। अभी मेरे पास केवल x का वैल्यू आया है, मुझे ये निकालना नहीं था, मैंने ये अंदर का निकाला। अब देखिए यहां से OBQ, अगर मैं यहां पर बोलूं एंगल OBQ जो है पूरा OBQ, ये क्या होगा, ये होगा x, ये वाला x प्लस एंगल ABQ। भाई ये एंगल यहां से यहां तक मैं इसको OBA लिख सकता था, मैंने x लिख दिया, और मैंने ABQ लिखना था, ABQ ही लिखा क्योंकि मुझे निकालना है। देखिए जी OBQ क्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा से जो बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 लिख दिया। x का मान कितना दे रखा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, चलिए इधर ही लिख देते हैं अभी 42.5 और प्लस में क्या लिख रखा है, एंगल ABQ लिख रखा है। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 42.5 इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल ABQ हो गया। इसका आंसर एंगल ABQ आपको अभी माइनस करने पर पता लग जाएगा और इसका जो ऑप्शन होगा वो आप खुद फाइंड करेंगे, तो जितना भी डिग्री होगा आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि t का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म t प्लस 3x माइनस 3y इक्वल्स टू t, और दूसरा समीकरण है tx प्लस ty प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो रेखा एक के ऊपर एक होगी, संपाती होगी, और जब संपाती होगी तो बहुत सारे हल होंगे। अब आपको जो समीकरण दे रखे हैं वो दे रखे हैं t प्लस 3x माइनस का 3y और इक्वल्स टू t, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है tx प्लस ty प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए समीकरणों को पहले व्यवस्थित करना होगा, या तो मैं इस 12 को उधर लेकर जाऊं या इस t को इधर लेकर आऊं, तभी व्यवस्थित होगा। मैं इस 12 को उधर ले जाता हूं, tx प्लस ty इक्वल्स टू हो गया माइनस का 12। अब मेरे पास देखिए a1 का वैल्यू क्या है, t प्लस 3 है, ये a1 है। b1 क्या है तो 3 माइनस 3 है, और c1 क्या है वो t है। यहां पर a2 बताइए तो t है, b2 है तो वो भी t है, और c2 है तो वो माइनस का 12 है। ठीक है, अब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो आप बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 यानी t प्लस 3 अपॉन t इक्वल्स टू b1 माइनस 3 अपॉन t, और जो ये किसके बराबर है, t अपॉन माइनस 12। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं t का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। t को t से मल्टीप्लाई किया मेरे पास हो गया t स्क्वायर, t को 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास हो गया 3t इक्वल्स टू माइनस 3 को t से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3t हो गया। t स्क्वायर है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस 3t और माइनस 3t ऑलरेडी लिखा हुआ है। t स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास हुआ माइनस का 6t, तो t अगर मैं एक t का वैल्यू निकालू तो हो जाएगा माइनस का 60 अपॉन t। एक t इधर आ गया ना, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t से t कट गया, t का वैल्यू हो गया माइनस का 6। क्या ऑप्शन है इसमें, माइनस 6? बिल्कुल सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी।
10th क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 11वां क्वेश्चन। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु के जिस प्रकार से बना हुआ होता है। अब यहां पर ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है 14 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, ये 24 है, ये 7 है। पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, एल भी तो निकालना पड़ेगा। और जब यहां से पाइथागोरस लगती है, इसको मैं एल बोलता हूं, इसको मैं एच बोलता हूं, इसको मैं आर बोलता हूं, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, एच स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसे जब पूरा का पूरा फाइंड करेंगे तो आपके पास में 25 आएगा। 24 इंटू 24 होता है 576 और 7 होता है 49। 576 और 49 को जब जमा करेंगे तो आपके पास में 625 आएगा, जो 25 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर एल का मान आपके पास में आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 25 आ गया, पाई एल का वैल्यू लगा दीजिए। 22/7 गुना आर की जगह आप 7 लिखेंगे और गुना एल की जगह आप 25 लिखेंगे। 7 से 7 कट गया, आपका वैल्यू आ जाएगा 22 गुना 25। 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बिंदु है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स जिस अनुपात में बांटता है वो आपको बताना है कौन सा अनुपात में बांटेगा। आपको अनुपात नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है। जब आपको अनुपात ना दे रखा हो तो आप उसे के अनुपात में मानकर चलते हैं। आपको एक रेखा दे रखी है, यहाँ पर ये ए है, ये आपके पास में बी है। इसके मान आपको दे रखे हैं कितने, 6 और 5, और इसके मान आपको दे रखे हैं 4 और 1। इस तरह से आपको मान दे रखा है। और कहीं ये x पर, यहाँ पर कहीं x बिंदु पर काटेगी। जहां x बिंदु पर काटेगी वहां x का तो कुछ मान होगा, मगर y का मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि x रेखाखंड x को जिस अनुपात में काटे, x को काटेगा तो वहां y तो 0 हो गया ना हमारा, क्योंकि रेखाखंड x को काट रहा है। अब देखिए अनुपात आपको बताना है तो मैंने ये लिख दिया कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। सारे मान मुझे दे दिए, मुझे मान निकालना है। देखिए अब इसके साथ ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x और 0 जो कि बराबर होगा 4k, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन में k प्लस 1, और कॉमा लगाकर k को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर k को 5 से, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1। ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू। x का वैल्यू x इक्वल्स टू कितना, 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, और y का 0 लिख दिया बराबर में k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। देखिए इसके नीचे यदि मैं 1 लगा दूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, मुझे k का मान निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 तो आपके पास आ गया k प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू माइनस का 5। तो आपके निर्देशांक क्या हो गए, आपके हो गए, अनुपात क्या हो गया आपका, अनुपात में बांटेगा तो माइनस तो रहेगा नहीं, तो आपका क्या रहेगा 5:1 में ये इसको विभाजित करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूं उसके बाद मैं करवाता हूं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी दे रखी है 6 वर्गमूल 6 वर्गमूल 24 वर्गमूल 54 का अगला पद बताइए। नेक्स्ट आपको टर्म निकालनी है। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। मैंने इसको √6 ही लिख दिया जो एपी है, और इसको मैं अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6 24, और यदि मैं इसके टुकड़े करूं तो ये हो जाएगा 3 3 9 6 54। ठीक है, अब बहुत इजीली मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाएगा। कैसे, √6 2√6 3√6 और नेक्स्ट जो होगा वो 4√6 होगा मेरा। इजी। अब जब ये 4√6 है तो इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो 4√6 इक्वल्स टू 4 अंदर जाएगा तो 2 बार गुना हो जाएगा, तो 4 गुना 4 गुना 6, 4 चौक 16 और 16 6 96, 96 मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है और उसके ना घटित होने की प्रायिकता Q है,
तो पी और क्यू का संबंध बड़ा आसान है भाई। देखिए कोई भी संख्या जो होती है और नहीं होती है, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, आपके 90% चांस है कि आप पास हो जाएंगे, तो 10% चांस क्या रहेंगे, आप फेल हो जाएंगे। सिंपल है। किस में से निकाल रहे हो आप, 100 में से। अब इसी चीज को यदि मैं टोटल बोलूं कि एक में से यदि किसी चीज को लिया जाए तो दोनों मिला के होने और ना होने का टोटल क्या होता है, एक होता है। होने और ना होने का प्रायिकता को एक के रूप में लिया जाता है। तो यहां पर दोनों का संबंध होगा P प्लस Q बराबर 1 होगा। दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। एक क्वेश्चन है कि यदि एक सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण के मान में 3 की वृद्धि की जाए तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग और सभी आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं उसको। तो आपके पास में जब इसको माध्य बोल रहे, प्रत्येक आंकड़े में 3 की वृद्धि कर रहे हो, तो जो माध्य आएगा, जो माध्य निकल कर आएगा, उसमें से भी केवल 3 की ही वृद्धि होगी। यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए कि आंकड़ों का योग कितना होगा, तब आप क्या करते हैं, जितने आंकड़ों की संख्या है, मान लीजिए n संख्या है और n संख्या के अंदर में 3 वृद्धि की है, तो 3n आपका आंसर हो जाता है। बट यहां पर आपका आंसर होगा कि 3 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी, क्या 3 की वृद्धि होगी, किसमें, माध्य में। माध्य में कितने की वृद्धि होगी, मात्र 3 की वृद्धि होगी। 15 नंबर क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, वृत्त का क्वेश्चन 8वीं क्लास का क्वेश्चन आ गया आपके पास में। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो आपको दे रखा है 154। आप लिख देंगे पाई की जगह 22/7, आर की जगह तो आर स्क्वायर ही रहेगा जो 154 है, तो आर स्क्वायर यही रहेगा 154 और बटे में 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आपके पास में आर स्क्वायर आ गया 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त के परिगत, आपको एक मैं आकृति बना देता हूं उसके बाद क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज PQRS बना है, यदि यहाँ PA प्लस CS किसके बराबर है, आपको निकालना है PA प्लस CS जो है वो किसके बराबर है। देखिए अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो जो वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है और जो उसकी जो स्पर्श रेखाएं जाती हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इन दोनों के बराबर है, ये वाली इन दोनों के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है 3 टिक, और ये वाली इसके बराबर है। मुझे PA निकालना है, PA ये रहा जो कि किसके बराबर है, PD के बराबर है। PD लिख दिया मैंने, PA की जगह मैंने PD लिख दिया, प्लस CS किसके बराबर है, तो DS के बराबर है। DS मेरे पास एक रेखा बन गई PS पूरी की पूरी, तो ये किसके बराबर है, PS के बराबर है। ऑप्शन क्या है, PS, सी ऑप्शन ठीक है। डराया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बात और प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन 18 नंबर, फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे। कह रहा है कॉस स्क्वायर A किसके बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपके पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यही आपका आंसर रहेगा जो ऑप्शन नंबर सी है। फॉर्मूला पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कथन और अभिकथन और संकल्पनाएं दे रखी हैं। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए आपको तर्क भी दे रखे हैं साथ में। कह रहा है A सेंटीमीटर भुजा के एक खोखले घन के अंदर जो बड़े से बड़ा गोला रखा जा सकता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई A स्क्वायर है। गलत बोल रहा है, कैसे गलत बोल रहा है भाई। गोले का सबसे पहले तो जो घन आपको दे रखा है, एक बहुत बड़ा जो घन है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, आपको घन जो दे रखा है उसकी भुजा दे रखी है आपको, ये आपको एक घन दे दिया। अब इसकी भुजा ये बोल रहा है A है। भुजा क्या बोल रहा है, ये भुजा बोल रहा है कि भुजा A है। अब जब भुजा A होगा तो मेरे पास R क्या होगा, A/2 होगा, और जो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं R की जगह A/2 लिख देता हूं, 4 पाई की जगह पाई, और इसको मैं लिख देता हूं A/2 की पावर 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 पाई
ए स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, मेरे पास में आ गया पाई ए स्क्वायर। आंसर तो ठीक आया मेरा। गलत बोल रहे थे आप अभी? अच्छा मैं बोल रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देखिए ठीक आ गया। तो हमारा भैया जी अभिकथन तो बिल्कुल ठीक है। अब तर्क भी देख लेते हैं। कह रहा त्रिज्या आर के एक खोखले पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठ क्षेत्रफल 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नहीं होता, 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है। तो आप बोलेंगे कि अभिकथन तो सही है और आर जो है वो यानी तर्क जो है वो गलत है। अभिकथन सही है और तर्क गलत है। आपका सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अभिकथन सही है, तर्क गलत है। अगला बोल रहा है ए, आपको इसका अभिकथन आपको जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है -5/2, 0 और 5/2 ये एक समांतर श्रेणी में है। डी निकाल लीजिए, अगर डी सेम आया तो समांतर श्रेणी में होगा। कर लेते हैं। -5/2 माइनस का 5, A2 माइनस A1 से ही डी निकलता है, तो ये मेरा डी बराबर आ रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, तो मेरे पास ये तो -5 रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 दूनी बन गया 10। तो मेरे पास में डी क्या आ गया, मेरे पास में डी आ गया 5/2। नेक्स्ट डी दोबारा से निकालूंगा, तो डी जब मैं दोबारा निकालूंगा तो मैं निकालूंगा यहाँ से कि 0 माइनस 5/2। एलसीएम लेने की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, माइनस से माइनस कट गया, 2 आ गया, ऊपर में 5/2। तो डी तो बिल्कुल सेम आ रहा है मेरा। यदि मैं इससे निकालूंगा तो भी मेरा बिल्कुल डी सेम ही आएगा, 5/2 ही आएगा। तो ये समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है। तो अभिकथन ए जो है वो आपका सही है। अब आपको बोल रहा है ये तर्क यानी आर। अब देखिए बोल रहा है किसी एपी के पद धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये देखिए धनात्मक भी है और ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, जमा और घटा दोनों में है ना आपके पास में एपी की संख्या। तो ये तो बी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसके अंदर भी आप बोलेंगे कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक होगा। तो होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे 1 नंबर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा समय ज्यादा लगा उसके लिए सॉरी, और नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, 11 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए पूरी लगन लगा दीजिए। जय हिंद।